जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे साथ शिव शंकर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा जी हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हाथरस से जुड़े हुए हैं। और मैं मनीष कश्यप, जो लखनऊ से इन लोगों को जोड़ा हूं, और बात होगी उत्तर प्रदेश चुनाव पे। कड़वे सवाल दोनों से पूछे जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मीठे सवाल पूछ लिया जाए दोनों से। पहला तो शिवशंकर गौड़ जी, आपको बधाई हो कि आप लोगों का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, और साथ में सीट भी बढ़ा है। जी दीपक शर्मा जी, आपको भी बधाई हो, क्योंकि हाथरस जो एक हॉट सीट था, उस पे आप भाजपा ने एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत लिया है। अ, शिवशंकर गौड़ जी, आप अपने समाजवादी पार्टी के जी कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं इस चुनावी हार पे? देखिए, निश्चित तौर पे जनतंत्र से लोकतंत्र की खूबसूरती मजबूत होती है और जनता जनार्दन का हर निर्णय शिरोमान्य है। मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करूंगा सर्वप्रथम, और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी पे विश्वास को लेकर है, तो जनता ने हम पे पहले से ज्यादा इस बार विश्वास किया है। हमें मुख्य विपक्ष की भूमिका में जनता ने लाई है, हमारे सीटों में बढ़ोतरी हुई है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं की बात रखते थे सड़कों पे, वो जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और हमारी जिम्मेदारी जो है सड़क से लगाए सदन तक है, कि कैसे हम सत्ता पक्ष को उसकी हर गलतियों को याद दिलाते रहे, कि जनता के विरोध में अगर कोई कार्य होगा, जनता के विरुद्ध में अगर सत्ता कुछ काम करेगी, तो हम लगातार विरोध करने के लिए सड़क पे लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, जनता आप लोग ने जिस करने के लिए सड़कों पे रहेंगे। दीपक शर्मा जी, आपसे एक सवाल है कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश में जीता गया है, उत्तराखंड में, पंजाब में, पंजाब में तो खैर बीजेपी हार गई है। मणिपुर में चुनाव आप लोग जीत चुके हैं, गोवा में चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन रोड शो जो है गुजरात में क्यों हो रहा है? और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या चुनावी मशीन हैं? जो एक जगह चुनाव अभी खत्म हुआ नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं, दिल्ली उन्हें पहुंचना चाहिए था, देश के बारे में सोचना चाहिए था, और वो गुजरात में 6 घंटे के लिए रोड शो पे निकल गए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पार्टी नहीं, परिवार है। और परिवार की खुशी में सबसे पहले परिवार का अगर मुखिया ही न शामिल हो, तो वो खुशी अधूरी रह जाती है। अब बात दिल्ली की करते हैं। प्रधानमंत्री जी कल दिल्ली में ही थे, और प्रधानमंत्री का संगठन के प्रति भी दायित्व है, देश के प्रति पहला दायित्व है, जिसे वो पिछले 8 वर्षों से लगातार 24 में 20 घंटे मेहनत करके लगातार निभाते चले आ रहे हैं। और रही बात ये जो उत्तर प्रदेश की जो जीत है और रोड शो जो हो रहा है गुजरात में हो रहा है, आप गलत कह रहे हैं। बुलडोजर राजस्थान में भी निकले हैं, बुलडोजर हरियाणा में भी निकले हैं, महाराष्ट्र में भी निकले हैं, और गुजरात में भी निकले हैं। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश से तो निकले ही निकले हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, मैं आपको बता दूं, मोदी जी का वो रोड शो जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हो सकता था, जिसमें मोदी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देते कि आप लोगों ने एक बड़ा जनमत दिया है, और देश के सबसे बड़े राज्य में हमें दोबारा चुन के भेजा है, 40 साल बाद भेजा है, हम आपका आभारी हैं। तो वो गुजरात चले गए, क्योंकि 6 महीना बाद गुजरात में चुनाव है। इस पे क्या कहना नहीं चाहते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, गुजरात में चुनाव है, ये वजह नहीं है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, और अगर ये रोड शो होगा, रोड शो भी होगा, शो भी होगा, और बम्पर शो होगा मोदी जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन अभी अव्यवस्था फैल जाती, अभी चीजें थोड़ा बिगड़ जाती, शायद कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी का, चूंकि जो अब ये तो पार्टी का और संगठन का निर्णय है कि कहां पे कौन व्यक्ति ज्यादा बड़ी खुशी मना रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री का रास्ता, चाहे वो कोई भी रहा हो आज तक, उसका रास्ता, प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और पूरी दुनिया की निगाहें इसीलिए उत्तर प्रदेश चुनाव पे अटकी रहती है। आपको याद होगा कि जब 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2019 की जीत कोई जीत नहीं है, ये तो 2017 में ही तय हो गया था। तो इसी के साथ मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं कि अब 2024 का भी रास्ता तय हो गया है।
अच्छा शिवशंकर गौड़ जी, एक बात बताइए, पंजाब में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बीजेपी को हरा चुकी है, बुरी तरीके से। जब आप लोग चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं लोकतंत्र की जीत हुई है। जब चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र की हत्या, ईवीएम है, इस पे क्यों अटक जाते हैं? आप लोग अपने अंदर सुधार करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मुलायम सिंह जब तक एक्टिव थे तब तक ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है। 2014 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी, 2017 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी, 2019 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी, 2022 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी। अगर ऐसा क्या हुआ कि मुलायम सिंह यादव जब तक थे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत थी, और जैसे उन्होंने बागडोर जो है अखिलेश यादव को दे दिया, समाजवादी पार्टी जो है मुलायम हो गई, एकदम मुलायम हो गई, खत्म होने के कगार पे मतलब अब जा रही है। देखिए अभी तक कोई ऐसा बातें नहीं आया। हमने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो लड़ाई होनी चाहिए और जनता से जो सहयोग, जो स्नेह, जो प्यार मिला, उसका हम बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात मिस कर दी। 2012 में जो सरकार हमारी आई थी, 19 और 22 4 लगातार चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हार चुकी है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? 12 से 17 तक की जो सरकार थी, 12 में आदरणीय अखिलेश यादव जी विजय रथ यात्रा लेकर निकले हुए थे और उनके नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी हुई थी और प्रचंड बहुमत से हम सरकार में आए थे। दूसरी बात, जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। पहले चीजों को समझिए, अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 2012 का चुनाव जो है मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था, अखिलेश यादव चेहरा नहीं थे उस समय, आप उठा के देख लीजिए। आज से 10 साल पहले उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, तब समाजवादी पार्टी जीती थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2017 का चुनाव, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और 22 का चुनाव लड़ा गया, उसमें समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है। इस पे आप कुछ बोलिए। मनीष भाई जवाब मैं दे देता हूं। मनीष भाई, मेरी आवाज आ पा रही है मनीष जी? हाँ हाँ, आ रही आ रही। जवाब मैं दे देता हूं। शिवशंकर जी इस बात का शायद जवाब देने में समर्थ भी ना हो और कहीं शायद मुझे लग रहा है नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है शिवशंकर जी के साथ। आप समझिए, अभी जब 2022 में जो चुनाव जीती है समाजवादी पार्टी, ये 2027 में फिर यही शिकायत करेंगे। क्यों शिकायत करेंगे? इसके पीछे वजह है। आप समझिए, इनके जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, ये क्या जनता की सेवा करेंगे? ये क्या जनता से का जो जन सेवक जो जनता चुनती है, ये क्या सेवा करेंगे? आजम खान जो जेल में है, वो क्या अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे? और जब सेवा नहीं करेंगे तो दोबारा से जीतेंगे कैसे? अब्दुल्ला आजम क्या सेवा करेंगे जो न जाने कितने मुकदमों में अगले 5 सालों में 3 साल जेल में कटेंगे उनके? मुख्तार अब्बास अंसारी न जाने। दीपक शर्मा जी, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूं। मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं उन मीडिया वालों में से नहीं हूं जो समाजवादी पार्टी से जो है भाजपा के बारे में पूछेंगे, भाजपा से जो है कांग्रेस के बारे में पूछेंगे। आपसे मैं आपकी पार्टी के बारे में पूछूंगा, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं उनकी पार्टी के बारे में पूछूंगा। आपके बारे में वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मैंने इसलिए बारे में सुनिए 277 पीयूसी कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और देश का है जो राष्ट्रीय पटल पे नहीं आ पा रहा है। 277 पीयूसी कंपनियों को बेचने के कगार पे लगाया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भारत पेट्रोलियम बिकने वाली है, उसको बिकने से बचाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? इस पे जवाब दीजिए आप। मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, सरकारी कंपनियों को बिकने से कैसे बचाएंगे? आप समझिए, प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनियों को जोड़ दिया गया है जिनका नाम नहीं है कहीं से कहीं तक। कई बार जो सुविधा जो चाहे वो हमारे हवाई कंपनियों की रही हो, चाहे वो रेलवे की रही हो, इनकी तो मैं स्वीकार करता हूं और इस पे बेटर करने के लिए, क्योंकि जो सेवाएं सरकार दे रही थी
उसमें सरकार के जो कर्मचारी थे कहीं ना कहीं उतनी शिद्दत से अपना काम नहीं कर रहे थे जितनी शिद्दत से प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को एक बेहतर सुविधा दी जा सकती है। हालांकि इस पे मैं ये भी कहता हूं कि थोड़ा सा और सख्त होना पड़ेगा सरकार को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिससे कि सरकारी चीजों को आगे एफर्ट करने की जगह हम जो जहां पे है उसी जगह पे उसे बेहतर बना सके। रही बात भारत पेट्रोलियम की बेचने की, तो मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारत पेट्रोलियम का बिकने की लिस्ट में कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट है तो मुझे दिखाएं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि भारत पेट्रोलियम जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। चलिए ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल लिस्ट मांगूंगा। हाँ, मैं अभी जैसे लाइव सेशन खत्म होगा वैसे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि सरकार का एक ये इस रास्ते पे काम कर रही है कि सिर्फ 24 सरकारी कंपनियों को रहने देना है, 24 पीयूसी कंपनियों को रहने देना, बाकी सबको प्राइवेटाइजेशन कर देना है, जैसे बहुत सारे बैंकों को कर दिया गया। चलिए ठीक है, अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नेट जो है सही नहीं है, अब नेट पे बात कर लेते हैं। जो इंटरनेट के साथ झोल हो रहा है, घपला हो रहा है, चाहे वो जियो, एयरटेल हो, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल में भी इंटरनेट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यूजेस बढ़ गए हैं, ये जो कंपनियां हैं ये चीजों को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, और आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीजें हैं। आपने एक मुद्दा उठाया था जिसपे मैं भी आपका समर्थन करता हूं कि सैलरी मिलती है 30 दिन के बाद, दूध का पैसा दिया जाता है 30 दिन के बाद, और भी जितना काम है बहुत सारा जो है वो सब 30 दिन का महीना होता है, लेकिन इन इंटरनेट कंपनियों का महीना सारा 28 दिन का हो गया है। सारा का सारा रिचार्ज 28 दिन में रिपीटर मान ले। इनका लगता है कि जनवरी, हमारे यहाँ तो होता है जनवरी में, मतलब जो फरवरी होती है सिर्फ वही 28 दिन की होती है, लेकिन इनका जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारा 28 का महीना है। इस पे जरूर मैं स्वयं दिन का हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि जो चीजें हैं, जो फैक्ट है, उस पे हम भी बात अपनी आवाज रखते हैं, आवाज उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, और इसके लिए भी मैंने आगे भी बात की है, और जहां मुझे मौका मिलेगा या जहां संभव हो पाएगा मैं हर उस जगह इस बात को रखूंगा। बाकी रही बात इंटरनेट, आपके माथे पे एक लेवल लगा हुआ है हिंदुवादी कार्यकर्ता, और हाथरस से लगा हुआ है। तो हाथरस से चुनाव जीतने के बाद जो है एक हिंदुवादी कार्यकर्ता हिंदू के लिए ही सिर्फ काम करेगा या सबके लिए काम करेगा? ये पहली बात तो आप समझिए मनीष भाई कि जो हिंदूवादी कार्यकर्ता का जो ठप्पा ये लगने लगा है, वास्तविकता में हम सब राष्ट्रवादी हैं। जो राष्ट्र की बात करता है उसे हिंदूवादी बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। जो भारत माता की जय बोलता है उसे भाजपा का ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये भारत माता की जय बोल रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता हो गया। आप समझने की कोशिश करिए, मेरा एक भी काम ऐसा नहीं है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के हो। मेरी बातें, मेरे जो आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा से बोलें। मेरे घर से मथुरा की दूरी क्या है? मेरे घर से मथुरा की दूरी 40 किलोमीटर मैक्सिमम। 40 किलोमीटर का दूरी जो है, फासला जो है वो कब तय होने वाला है? देखिए, फासला लगातार तय हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, और सिर्फ मथुरा ही नहीं, आप समझिए 14,000 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, और उन धरोहरों को तोड़ करके आज अवैध बिल्डिंगें बना रखी हैं। सिर्फ मथुरा ही नहीं है लिस्ट में, और भी 14,000 हैं। हर वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर वापस लेने के लिए बात 40 किलोमीटर की नहीं है, अगर 40,000 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ेगा वहां भी जाएंगे। वो जो भूमाफिया है, जो अपराधी हैं, उन पे तो होगा ही होगा, साथ में ये 14,000 जो धरोहर है उन्हें भी बचाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब जब जनता ने ये विश्वास दोबारा योगी जी में दिखाया है, तो मुझे लगता है योगी जी भी जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, और जितने भी अवैध निर्माण हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ करके या उनको ढक करके बनाए गए हैं, ये बुलडोजर चलेगा। हर अवैध निर्माण, ये सिर्फ भूमाफिया से लेना देना नहीं है, मुझे उम्मीद है कि हर कुछ और अवैध निर्माण
एक सवाल जो का जवाब भी मैं मनीष भाई इतना बताना चाहता हूँ, जो भी अवैध निर्माण बुलडोजर के रास्ते में आएगा वो तोड़ा जाएगा। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आप लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और जीत हुई है दो मुद्दों पे, एक राशन और दूसरा शासन। और शासन जो है सही ढंग से कहीं नहीं तो कहीं सुशासन, नहीं पुलिस नहीं, शासन नहीं, शासन नहीं, राशन और सुशासन। राशन और प्रशासन, चलिए ठीक है, सुशासन नहीं, प्रशासन नहीं, हाँ, चलिए प्रशासन कह लीजिए। शासन और प्रशासन। प्रशासन के दम पे उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार आ गई है। अच्छा ये बताइए, पुलिस वालों को पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और पुलिस वालों को पेंशन दिलाने के लिए भाजपा जो है कुछ करेगी या नहीं करेगी? थोड़ा सा एकदम पुलिस अलग वालों की, सवाल, चूंकि मैं अलग ही पूछता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जैसे किसान बिल को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए और फाइनली प्रधानमंत्री जी को आकर के ये कहना पड़ा कि एक अच्छा बिल सिर्फ इस वजह से हमें वापस लेना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों को हम इसे समझाने में असमर्थ रहे। पेंशन खत्म नहीं की गई है, उसका प्रारूप बदला गया है, लेकिन मैं जहां तक मेरी जानकारी है पेंशन अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश में बहाल हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सरकार इस पे काम कर रही है, सरकार की नजर भी है और सरकार जन भावनाओं का हमेशा ख्याल रखती है और पुलिस का तो विशेष ख्याल रखती है। मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा के एक बड़े कार्यकर्ता हाथरस से दीपक शर्मा जी का कहना है कि बहुत जल्द जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल हो जाएगी। इसे नोट कर ले लोग, बहुत जल्द बहाल होगी उत्तर प्रदेश में, बहाल होगी और पेंशन पे हम लोग सवाल करते रहेंगे। और मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता से सवाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं पैरामिलिट्री के पेंशन पे बात नहीं कर रहा हूँ। जब केंद्रीय लेवल पे बातचीत होगी तो उस पे भी मैं लगातार आवाज उठाता हूँ और उठाता रहूंगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पेंशन मिलना चाहिए। नहीं, ये जो ओआरओपी की जो बात हुई थी, नहीं मनीष भाई जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन इसलिए मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन का 40 साल जो है सरकार को दे देता है, देश को दे देता है। जब उसको सरकार पेंशन नहीं देगी तो वो दूसरा रास्ता से पेंशन कमाने का प्रयास करेगा और भ्रष्टाचार करेगा, क्योंकि उसको अपना लाइफ सिक्योर करना होता है। तो अगर वो दूसरे रास्ते से पैसा कमाने का प्रयास करेगा तो फिर उससे जनता को परेशानी होती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। और ये बढ़े नहीं, जब सरकार उसकी लाइफ सिक्योर कर देगी कि 60 साल के बाद भी हम आपका ख्याल रखते हैं, तो शायद जो है वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और जब भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो शायद जो है भ्रष्टाचार समाज से खत्म होगा। इसलिए सरकारी कर्मचारी को पेंशन देना जरूरी होता है और उसमें खासकर पुलिस वाले को पेंशन देना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि पुलिस वाले जो है वो फ्रंटलाइन वॉरियर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे जगह पे इंजर हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, और अगर उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ने का ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और सिंगापुर ने इस मॉडल पे काम किया, और आप जाके गूगल पे एक बार सर्च मार सकते हैं कि दुनिया में सबसे कम करप्शन जो है वो सिंगापुर में है। अच्छा चलिए, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, पहली चीज तो पेंशन का प्रारूप बदला गया है मनीष भाई, ठीक है, इसको खत्म नहीं किया गया। ये जो एक भ्रांति फैली हुई है और सभी कर्मचारी जानते हैं, वो उस प्रारूप से संतुष्ट जरूर कुछ कर्मचारी नहीं है और उनकी बात सुननी चाहिए। मुझे लगता है जैसा कि आपने बोला, नहीं है कुछ नहीं, 99% कर्मचारी, ज्यादा प्रतिशत ऐसा है। मैं आपको बताता हूँ मनीष भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे परिवार में शिक्षक है, मेरा एक भाई शिक्षक है, उसकी भी पेंशन जैसे सबके ऊपर अप्लाई होता है, वही फेज उसके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन वो सरकार के पेंशन के इस प्रारूप से संतुष्ट है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लेकिन एक बड़ा तबका है जो असंतुष्ट है और इस पे सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द बहाल होंगी। ये जो पेंशन की जो बातें चल रही हैं, क्योंकि लोगों को बदलाव इतनी जल्दी सूट नहीं करता, खासकर भारतवर्ष में
बदलाव थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, और बदलाव ना करने की वजह से लोग 60-65 साल, मतलब आप समझ रहे हैं, 60-65 साल तक जहर पीते रहे, भ्रष्टाचार झेलते रहे, मतलब अशिक्षा झेलते रहे, बेरोजगारी झेलते रहे, भुखमरी झेलते रहे, अपराधीकरण झेलते रहे, ध्रुवीकरण झेलते रहे। जरूरत पड़ी कि 6 महीना पहले ही बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव खत्म नहीं हुआ तब तक उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रचार शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म नहीं हुआ तब तक गुजरात का प्रचार शुरू हो गया। तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है कि मोदी जी जो है वो चुनाव प्रचार में ही सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं, क्यों? मैं आपको बताता हूं, जो आज की भारतीय राजनीति है ये बरगलाने की हो गई है। कहीं ना कहीं जब मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, तो आपने देखा होगा कि किस तरह विपक्षी पार्टियों ने छाती पीटना चालू कर दिया। भाई भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के काम कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि उनको समय मिलता है, 6 महीना का समय मिलता है 4-4 राज्य में प्रचार करने का। वो खुद नहीं चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात किसी ने की तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बात ना 15 लाख की भी बातचीत हुई थी, 2 करोड़ रोजगार देने की भी बातचीत हुई थी, अच्छे दिन की भी बातचीत हुई थी, महंगाई कम करेंगे उसकी भी बातचीत हुई थी। धरातल पे क्या हुआ? वो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है बीजेपी की ज्यादा है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से और इलेक्शन कमीशन किस हिसाब से काम कर रहा है, सीबीआई किस हिसाब से काम कर रहा है, ईडी इनकम टैक्स किस हिसाब से काम कर रहा है, देश के लोगों से छिपा हुआ नहीं है, इसको मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो फिर एक अध्यादेश विधेयक या एक नियम क्यों नहीं लोकसभा से पारित हो रहा है कि एक देश में एक बार में ही इलेक्शन होगा? किसान, मैं आपको बता दूं, किसान बिल भी इसी लोकसभा से और इतने ही राज्यसभा और लोकसभा सांसदों से पास हुआ था, ठीक है। लेकिन कैसे देश में किसान आंदोलन के नाम पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई, यहां तक कि लाल किले तक पे जिस तरीके से उसका तिरंगे का अपमान किया गया, देश के राजधानी को ब्लॉक कर दिया गया, लाखों लोगों को 13 महीने तक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं, इसी राज्यसभा से और लोकसभा से विधेयक पास हुआ था, उसका अंत क्या हुआ? फाइनली वो मजबूरन देश में अस्थिरता। सुनिए, इसका मतलब ये हुआ देश हित में आज के बाद से, जब से जो है किसान बिल जो है वो वापस लेना पड़ा, उसके बाद से कोई बिल नहीं पास होगा लोकसभा और विधानसभा में, या विपक्ष के डर से? बिल्कुल बिल पास होगा, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, बिल भी पास होगा। देश हित में फैसले लगातार मोदी सरकार कर रही है, योगी सरकार लगातार देश हित में दंगाइयों के पोस्टर चिपकाती आई है। वन नेशन वन इलेक्शन पे फैसला कब होगा? देखिए, अभी हमारे जो एजेंडे में है वन नेशन वन इलेक्शन, जनसंख्या नियंत्रण कानून, कॉमन सिविल कोड, बहुत सारी चीजें हैं। 370 हटी ना, शायद कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो सही समय है, कहीं ना कहीं इसी किसान बिल को पहले बेहतर तरीके से, जो मोदी जी ने भी स्वयं कहा कि अगर हमारी जो कमियां रह गई कि हमने किसान बिल एक साथ लेकर गया, उसे लोगों तक नहीं पहुंचाया। वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है बहुत जल्द, बिल पास होने वाला है। मुझे लगता है बिल पास होने वाला तो अभी तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा। पहले तो जनसंख्या नियंत्रण पे काम कर रही है सरकार, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडे में जरूर है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ बता रहा हूं कि इस देश में बहुत जल्द वन नेशन वन इलेक्शन यही लागू होगा। देखिए, सुनिए, आप मनीष भाई, वन नेशन वन आइडेंटिटी तो आपने देखा भारत सरकार ने कर दी कि एक राष्ट्र और एक पहचान पत्र, इस पे काम कर रही है, ठीक है। एक राष्ट्र एक नंबर जो बिजनेस का था वो कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जीएसटी, ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार एक धुरी पे काम करने के लिए कि चीजें सिंगल हैंडेड हो जाए, जिससे कि किसी भी चीज को आसानी से मतलब समझा जा सके या बताया जा सके या रखा जा सके, इस पे लगातार काम कर रही है। अब रही बात वन नेशन, अब ये वो भी तो है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन लॉ भी तो जरूरी है। आप समझिए, आज तक क्या होता था, अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात की तो वो हिंदुओं पे थोप दिया गया,
उसे बाकी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। अभी वन नेशन वन ये जो आस्था का जो हमारे आस्था के जो मंदिर हैं, इन पर भी तो अप्लाई होने की जरूरत है कि मंदिरों पे पैसे पे टैक्स लगता है, मस्जिदों पे नहीं लगता, चर्चों पे नहीं लगता, गुरुद्वारे पे नहीं लगता। बहुत सारी जगह वन नेशन वन लॉ की जरूरत है और हर जगह हर मुद्दे पे धीरे धीरे भारत सरकार काम करेगी। अभी आप समझिए वन नेशन वन फ्लैग कर दिया ना, आपके इसी देश में एक जम्मू कश्मीर में अलग झंडा हुआ करता था, वहां टेबल पे ये जब रखा होता था ना, मैं आपको बताऊं गवर्नर की टेबल पे ये जो होता है, मैं आपको यहां दिखा दूं, ये जब होता था तो इसमें 2 झंडे हुआ करते थे, इसमें 2 झंडे हुआ करते थे यहां पर, लेकिन कर दिया ना उसको वन नेशन वन फ्लैग, मिला दिया ना, धीरे धीरे काम हो रहा है। थोड़ा सब्र रखिए। अब 65 साल तक इतने सुनियोजित तरीके से देश को भटकाया गया, बरगलाया गया। की बधाई देता हूं, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं सत्ता के सिंहासन उसके आंखों में आंखें डाल के कड़वे सवाल पूछूं, रोजगार पे क्या कहना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपकी बातों का जवाब जो लोगों तक शायद नहीं पहुंच रहा है, मैं आज आपके माध्यम से लोगों को बता सका कि जिस तरीके से एक देश में 2 झंडे चल रहे थे, 2 कानून चल रहे थे, अभी तो इस पे भी काम करना है कि मनीष भाई विवाह, सुनिए मनीष भाई अभी तो इस पे भी काम करना है कि मनीष भाई जब विवाह करेंगे तो वो सिर्फ एक सिंगल पत्नी ही अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन अगर मनीष भाई के यहाँ कोई जुनैद काम करता है तो वो 4 पत्नियां अपने घर में काम करता है। अभी तो इस पर भी काम करना है और ये लॉ भी आएगा, आप समझिए मनीष भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे एक तो शादी हो जाने दीजिए, रोजगार पे क्या कहना चाहते हैं, रोजगार मिलेगा तब तो एक शादी होगा, उस पे क्या कहना चाहते हैं। मनीष भाई, आपने स्वरोजगार की जो परिभाषा, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को, आपने स्वरोजगार की, मैं मानता हूं कि इस देश के 10% लोग कैपेबल हैं जो स्वरोजगार कर सकते हैं, जैसे आप हुए, मैं हुआ और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग, कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग हैं जो कैपेबल हैं, अपना रोजगार खुद कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी रोजगार था, जो बहुत सारे जगहों पे रोजगार था, धीरे धीरे उसमें सीटें कम की जा रही है, खत्म किया जा रहा है। जैसे एसएससी की बहाली 2019 से क्लियर नहीं हुई है, आर्मी की वैकेंसी जो है पिछले 3 साल से नहीं आई है, रेलवे का क्या हासिल हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके अलावा जो है एयर इंडिया बेच दिया गया तो एयर इंडिया का नौकरी खत्म हो गया। एनटीपीसी की स्थिति जो है वो नौकरी कहाँ खत्म हो गया मनीष भाई, नौकरी कहाँ खत्म हो गया एयर इंडिया का? एयर इंडिया में हम लोग काम नहीं करेंगे, एयर इंडिया में लोग काम नहीं करेंगे, अब बगैर पायलट के जहाज उड़ेगा? नहीं, जो सरकारी नौकरियां थी वो तो खत्म हो गई ना, क्योंकि इस देश में देखिए बहुत बड़े अर्थशास्त्री को आप बुला के लॉजिकली डिबेट करा ले, जब तक सरकारी नौकरियां 1 से 2% देश में नहीं पैदा होता है तब तक 98% प्राइवेट रोजगार नहीं पैदा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियों को पैदा करना पड़ेगा ना, तो उसी से डिपेंडेंट प्राइवेट नौकरियां होती है। और हम जो है अमेरिका के मॉडल पे चल रहे हैं। अमेरिका की जनसंख्या 21-22 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है। उसके अलावा अमेरिका आप समझने की कोशिश करिए मनीष भाई, जनसंख्या की आपने बात की, अभी आप एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनसंख्या की बात कर रहे हैं। आप समझिए एक सीमित हमारे संसाधन हैं। हम तो पिछले 5 साल से आवाज उठा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है। धारा 370 राम मंदिर और काशी से ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तो 1970-75 के आसपास आ जाना चाहिए था, 1990 में बिल्कुल आ जाना नहीं आना चाहिए था। मोदी जी के साथ आप एक बात समझने की, आप ऐसे तो 370 इस देश में होनी ही नहीं चाहिए थी। 370 को हटाने के लिए माहौल बनाते बनाते 6 साल लग गए। आप समझने की कोशिश करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कैसे भड़का देंगे ये पब्लिक को, आपको पता है कि तुम्हें बच्चा नहीं पैदा करने देंगे, तुम्हें नपुंसक बना देंगे, ये इस तरीके की बातें करते हैं। इन्होंने वैक्सीन को लेकर के भड़का दिया कि ये वैक्सीन नहीं, नपुंसकता की दवाई है। आप इस देश, आप समझिए कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती देश पे। मैं मानता हूं इस देश में 10% मूर्ख हैं, लेकिन उन मूर्खों के चक्कर में 90% लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं ना कर सकते हैं हम। तो हम 10% आपको नहीं लग रहा? आप मुझे एक बात बता दीजिए,
आप मुझे एक बात बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा, गुजरात की विधानसभा या इस देश की संसद तक क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कॉन्शियस है? इस बार वो इस बात पे ध्यान दे रही है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक बार पहले भी बोला है आपको कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब बहुत दूरी पे नहीं है। दोबारा से बोले। देखते हैं 2014 से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है कि नहीं। आप समझिए कि जब सीए जैसी व्यवस्था पे जिसका इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए दिल्ली में भी प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश में भी अनेकों जगहों पे प्रदर्शन किया है, आप ही हैं। और देखते हैं आपकी पार्टी जो है 2024 से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आती है। मैं आपको इंटरनल रिपोर्ट बता रहा हूँ, सारी चीजें ऑन पेपर तैयार की जा रही हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि बरगलाया न जा सके। आपने देखा सीए को लेकर के जिसका कोई संबंध नहीं था दूर दूर तक मुस्लिम समाज से, जिसका कोई संबंध नहीं था किसी कम्युनिटी से, सिर्फ प्रताड़ित हिंदुओं से संबंध था, उसके खिलाफ इस देश में कैसे आग लगाने की कोशिश की गई। जनसंख्या नियंत्रण की बात अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है, लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले आने वाले कुछ समय में इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून 100% लागू होगा। इस तरीके से ये इस धरती को तबाह नहीं करने दिया जाएगा। लोगों के रोजगार छिन रहे हैं अधिक जनसंख्या की वजह से, लोगों की रोटी छिन रही है अधिक जनसंख्या की वजह से, अपराधीकरण हो रहा है अधिक जनसंख्या की वजह से, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है अधिक जनसंख्या होने की वजह से, लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता है अधिक जनसंख्या होने की वजह से। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जिसपे जनसंख्या की वजह से चीजें खराब ना होती हो जिस हिस्से पे इस देश के। चलिए ठीक है, ये थे दीपक शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़े थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जो है गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन नेट की समस्या की वजह से वो नहीं कंटिन्यू कर पाए। और हमारे साथ मनीष भाई एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से, कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में नदारद रहे, कोरोना जैसी महामारी से ये देश तड़प रहा था, उस समय वो चाहते तो बहुत छोटी छोटी मदद भी करते तो सैकड़ों जानें बचा सकते थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के संसाधनों का चुनाव में प्रयोग किया, उसी तरह का अगर उसका 10% प्रयोग वो कोरोना के टाइम पे कर देते तो शायद आज लोग उनको समझते। लेकिन 5 साल तक नदारद रह के जनता को बरगला करके, अपराधीकरण, टिकटों के वितरण में अपराधियों को टिकट दे करके, जिस तरह से उन्होंने इस बार अपने जो 74+74 किए हैं, मैं आपको बता रहा हूं +74 की लिस्ट जब उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी तो 2027 में सिर्फ कोशिश की जा सकती है, 2027 में ये +74 भी -84 होने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से लिख के दे सकता हूं। चलिए ठीक है। और मैं जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे उनसे मैं एक बात विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता से बात करता हूं उससे उसी पार्टी के बारे में बात करता हूं। जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से कड़वे सवाल मैं समाजवादी पार्टी के बारे में पूछूंगा, भाजपा के कार्यकर्ता से मैं भाजपा के बारे में कड़वे सवाल पूछूंगा। और मैं कभी भी कहीं भी रहूंगा अपने देश के लिए, देश हित के लिए लगातार आवाज उठाते रहूंगा। तो कुछ लोग जो है आधा वीडियो देखते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पार्टी की ये बुराई कर रहा है और पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो वो लोग कमेंट उल्टा सीधा करते हैं। तो उन अंधभक्तों से भी मैं माफी चाहता हूं। और अंधभक्त सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, वो सभी लोग अंधभक्त होते हैं जो बेवजह अपने नेता का, चाहे उसका नेता काबिल हो या नहीं हो, उसका समर्थन करते हैं और बेवजह अपनी पार्टी का समर्थन करते हैं। तो उन सभी से माफी चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर जो है देश के लिए, देश हित में जो भी 10% लोग हालांकि विरोध करेंगे, जैसे 10% लोग इस देश में मूर्ख है इतना मान के चलना है, लेकिन 90% लोगों के लिए और देश के लिए हमें लगातार आवाज उठाते रहना पड़ेगा। हाँ, आखिरी में आप जल्दी से एक छोटा सा निवेदन है। देखिए, अंधभक्त की आपने बात की, तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि ये भक्त शब्द जो है, मुझे लगता है ये जबरदस्ती कुछ वामपंथियों द्वारा, कुछ देश विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं
जो आस्था पे चोट करने वाले जो लोग हैं उनकी एक मिनट मनीष भाई एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसकी जगह पे आप ब्लाइंड सपोर्टर्स बोल सकते हैं, वो सब पार्टी के होते हैं, वो सारी चीज, मुझे अंधभक्त पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्त मुझे लगता है भगवान के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं, किसी दल के नहीं होते हैं। भक्त सिर्फ भगवान के होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो कभी अंधे नहीं होते हैं। भगवान के होते हैं, लेकिन अंध समर्थक मैं बोल दूं, अंध समर्थक, समर्थक, अंध समर्थक जो है वो राक्षसों के भी होते हैं। तो अंध समर्थकों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है पूरी बातों को समझा करें, उसके बाद से अपना जो है राय रखा करें। और मैं अगर कहीं भी जाऊंगा, मैं उसी पार्टी से कड़वे सवाल पूछूंगा जिस पार्टी के कार्यकर्ता मुझे मिलते हैं, और मैं देश हित में लगातार जो है हर किसी से सवाल करता रहूंगा। और हम सभी को प्रयास करना है कि देश को कैसे महान बनाया जाए, देश को कैसे बचाया जाए। हालांकि देश की पार्टियां भी प्रयास कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ देश की जनता भी प्रयास करना शुरू कर देंगे तो हमारा भी देश जो है ना एक दिन जरूर महान भारत फिर से महान बन जाएगा। जय हिंद।